सो रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस कर चुके हैं और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लिए थे। ठीक है जी, क्या बताया था मैंने आपको, रिवाइज कर लेते हैं, अ वेरी क्विक रिविजन। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर वो कोई एक या दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई कर दे तो वो रेजिडेंट है, और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना कर पाए तो वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने के बाद हमें देखना है क्या वो आर ओ आर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या आर एन ओ आर है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो वो ओ आर बन जाएगा, एंड इफ ही सेटिस्फाई 0 और 1 एडिशनल कंडीशन तो वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहेगा। ठीक है जी, अब बेसिक कंडीशंस क्या थी वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एडिशनल कंडीशंस क्या थी नहीं डिस्कस कर रही हूँ मैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर जो हमने सेक्शंस करे थे इंडिविजुअल के केस में, कौन से सेक्शंस थे? सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6). एचयूएफ के केस में जो हमारे सेक्शंस अप्लाई होंगे, दे आर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एंड 6(6)(b). सो लाइक एन इंडिविजुअल, जो एचयूएफ है वो भी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। यहाँ पर रेजिडेंट होने के लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन है बेटा, एक ही बेसिक कंडीशन है रेजिडेंट होने के लिए। अगर वो एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और इन केस कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस है नॉन रेजिडेंट। जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल, एचयूएफ भी अगर रेजिडेंट हो जाता है तो वो या तो ओआर हो सकता है या फिर एनओआर हो सकता है। इसके लिए आपको एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। ओके जी, अगर तो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो ओआर होगा, और अगर कोई भी नहीं होती या एक हो जाती है तो वो आर एनओआर होगा। सबसे जो टिपिकल था वो इंडिविजुअल का ही था रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसके आगे जो भी हम करेंगे वो सब इजी पार्ट है। फाइन, अब एचयूएफ के केस में देखते हैं। बेटा एचयूएफ में हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ एचयूएफ? एचयूएफ का हेड इज नोन एज कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। तो जो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिपेंड करता है कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस पे, कि जो कर्ता है वो बिजनेस को कहाँ से मैनेज कर रहा है। कहाँ से मैनेज कर रहा है मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस का कार्यभार है, जो काम है, वो कहाँ से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस का काम है कहाँ से चल रहा है। ये देखना पड़ेगा। तो देखिए फिर कहाँ से चल सकता है, या तो होली और पार्शियली इंडिया से,
होली मतलब पूरा, या फिर पार्शियली मतलब कुछ। अरे भाई, आप लोगों की वजह से हिंदी लिखनी तो पड़ती है, लेकिन बड़ी दिक्कत है। तो या तो पूरा का पूरा काम इंडिया से चल रहा है, या फिर कुछ काम इंडिया से चल रहा है, या फिर पूरा का पूरा काम ही इंडिया के बाहर से चल रहा है। ये देखो आप, अगर तो थोड़ा सा भी काम इंडिया से चल रहा है, थोड़ा सा भी, एक फैसला भी अगर कर्ता ने इंडिया से लिया है, तो माना जाएगा कि जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट है। अगर कर्ता ने कोई कोई एक डिसीजन भी इंडिया से ले लिया, एक डिसीजन भी अगर इंडिया से लिया, तो माना जाएगा कि जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट है। और अगर एक भी डिसीजन इंडिया से नहीं लिया गया, बाहर से लिया गया है, तो ऐसे में जो एचयूएफ है वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। इजी, ये इजी है, इसमें कुछ फालतू की कंडीशंस चेक नहीं करनी। चलिए जी, हो गया। तो आपने क्या देखना है कि कर्ता जो है वो जो डिसीजंस है वो कहाँ से ले रहा है। इंडिया से ले रहा है, थोड़ा सा भी इंडिया से ले लिया तो रेजिडेंट। अगर पूरा के पूरे डिसीजन सारे के सारे आउटसाइड इंडिया से लिए हैं तो वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब आर या एनआर तो हो गया। अब आर के बाद हमें क्या देखना है कि ओआर है या एनओआर है। उसके लिए हमें चेक करनी है एडिशनल कंडीशंस। ये क्या है? ये बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन एक ही है बस, वन बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशंस कितनी है? दो। इसमें भी आपको कर्ता को देखना है। क्या देखना है कि जो कर्ता है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कौन सी है कि जो कर्ता है अगर वो रेजिडेंट है इन 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए, किस में से? आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स। ये तो वही वाली कंडीशन है जो हमने इंडिविजुअल के केस में करी थी कि अगर कर्ता पिछले 10 सालों में से किन्हीं 2 सालों में रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट के लिए यहाँ पे क्या चेक करना है? ये वहां पे हम रेजिडेंट के लिए हम क्या चेक करते थे? उसकी बेसिक कंडीशंस। यहाँ पे हम रेजिडेंट के लिए चेक करेंगे कि उसका कंट्रोल किन्हीं 2 सालों में इंडिया में था या नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करनी इजी है। ओके जी। एंड सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन इज 730 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए इन द 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। पिछले 7 साल में, पिछले 7 साल में, प्रीसीडिंग ईयर्स में आप काउंट करिए कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो वो हो जाएगा ओआर। और अगर कोई एक का एडिशनल कंडीशन फुलफिल होती है या कोई भी नहीं फुलफिल होती, ऐसे में जो एचयूएफ है वो हो जाएगा एनओआर। इलस्ट्रेशन देखते हैं 6 आपकी बुक की। प्रीवियस ईयर है 19-20। 19-20 में एक एचयूएफ है, उस एचयूएफ का नाम है आरएम एंड सन्स। इसका जो काम है, अफेयर्स, जो काम है इसका, वो मैनेज हो रहा है पार्शियली फ्रॉम इंडिया, कुछ इंडिया से, एंड कुछ
सिंगापुर से। ठीक है जी, अब बताइए क्या वो रेजिडेंट है या नहीं? क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? देखें बेसिक कंडीशंस। अगर पूरा का पूरा बाहर से होता तो एनआर होता, कुछ इंडिया से है कुछ बाहर से है, क्योंकि कुछ इंडिया से है तो ये हो जाएगा रेजिडेंट। सो द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज रेजिडेंट। ओके, सेवन। एक है मिस्टर शर्मा, वो रेजिडेंट इन इंडिया है, और वो रेजिडेंट हैं 4 out of 10 years। एंड 730 days से ज्यादा वो इंडिया में रुके हैं ड्यूरिंग 7 preceding years। ये जो मिस्टर शर्मा है ये करता है एक HUF के, और ये HUF जो है इसका हेड ऑफिस है दुबई में। जो इस बिजनेस का काम है वो कुछ तो दुबई से चल रहा है एंड पार्शियली फ्रॉम इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए HUF का। बेसिक कंडीशन चेक कीजिए। एक ही बेसिक कंडीशन है क्या? कुछ इंडिया से कुछ बाहर से तो हो जाएगा रेजिडेंट। फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो सेटिस्फाइड है तो HUF इज रेजिडेंट। रेजिडेंट होने के बाद कंडीशंस देखनी है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है कि जो करता है वो 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। ये देखिए वो 4 साल के लिए रेजिडेंट है। क्या फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई? यस, हो गई। अब OR होने के लिए दूसरी भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी क्या है? 730 दिन से ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए इन द 7 preceding years। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? यस। सेकंड एडिशनल कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, क्योंकि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो HUF हो जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैम 370 डेज 7 ईयर वाला दोबारा बताना, सेकंड एडिशनल कंडीशन। बेटा सेकंड एडिशनल कंडीशन आपकी तब फुलफिल होती है जब आप जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो उससे पिछले 7 सालों में वो टोटल देखो, पिछले 7 सालों में टोटल डेज देखो वो इंडिया में कितना रहा है। अगर वो डेज 730 या 730 से ज्यादा हो जाते हैं
तो आपकी सेकंड एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है। और इस इलस्ट्रेशन में उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि वो पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रुका था। दैट मीन्स आपकी सेकंड एडिशनल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके मैम। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशंस क्यों नहीं चेक की हमने? किसमें बेटा? मैम जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें। इसमें बच्चे उसने, अब मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा उस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 6 में कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। आपसे ये पूछा ही नहीं गया कि वो ओआर है या एनओआर है, क्योंकि उसके लिए आपके पास डेटा नहीं है। ठीक है मैम। डेटा होना चाहिए ना। अगर डेटा होता आपके हाँ जी पास मैम। कि 7 साल में कितना रहा है वो इंडिया में, या आपके पास ये डेटा होता कि पिछले 10 साल में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, फिर आप बता पाते कि वो ओआर है या एनओआर है। तो अभी हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताइए कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ठीक है मैम। सो अब हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल खत्म हो गया। सेकेंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज ओवर। नाउ coming to the third category, we have residential status of firm and AOP, Association of Persons. अब आपके जो अगले पार्ट्स आएंगे वो और भी इजी हैं। जैसे हम इंडिविजुअल या HUF में करते थे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बाद आपको ये भी देखना होता था कि OR है या NOR है। अब ये फंडे खत्म हो गए। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि R है या NR। तो अगर हम फर्म और AOP की बात करें तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब है? एक फर्म जो है वो रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, काम कहाँ से चल रहा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर पूरा या कुछ इन इंडिया है, पूरा या कुछ इन इंडिया है, थोड़ा सा भी अगर इंडिया में है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो जो फर्म है या एओपी है दैट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा बाहर है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, होली आउटसाइड इंडिया, देन इट विल बी नॉन रेजिडेंट। बस आप सोच रहे होंगे मैं आगे भी कुछ बोलूंगी, नहीं जी, ये यहाँ पे खत्म हो गया। Coming to the fourth category, residential status of company. सेक्शन है 6(3). सबसे पहले तो देखिए कि इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होती है? जिसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो रखी है, दैट इज इंडियन कंपनी। और फॉरेन कंपनी कौन सी है? जिसकी रजिस्ट्रेशन किसी बाहर वाली कंट्री में हो रखी है लेकिन वो अपना काम इंडिया में भी कर रही है, दैट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। तो एक इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इट विल ऑलवेज बी रेजिडेंट। हमेशा इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंट। अब एक जो फॉरेन कंपनी है वो रेजिडेंट भी हो सकती है, एनआर भी हो सकती है। दैट मीन्स इंडियन कंपनी कभी एनआर हो सकती है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। लेकिन एक फॉरेन कंपनी जो है वो रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। देखना है कि कंपनी के फैसले कहाँ से लिए जा रहे हैं। अगर फैसले पूरे इंडिया से लिए जा रहे हैं, पूरे, कुछ नहीं, पूरे, सारे के सारे फैसले,
यहाँ पे क्या था, सारे या कुछ, यहाँ पे यही फर्क है। यहाँ पे सारे के सारे फैसले अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तभी वो रेजिडेंट होगी, लेकिन अगर सारे फैसले या फिर कुछ फैसले भी अगर बाहर से लिए जा रहे हैं तो वो हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। दैट मीन्स अगर कुछ फैसले भी इंडिया से लिए जा रहे हैं तो क्या वो रेजिडेंट बन जाएगी फॉरेन कंपनी? नो। सारे के सारे फैसले अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं सिर्फ उसी केस में फॉरेन कंपनी रेजिडेंट होगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होगी। इलस्ट्रेशंस से आपको कंपनी का बेटर समझ में आएगा। फटाफट से इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। आपकी बुक की इलस्ट्रेशन 9 है। एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। मेरे को जल्दी से बता दीजिए, जैसे ही आपको इंडियन कंपनी दिखा दैट मीन्स कि इंडियन कंपनी है तो इंडिया में रजिस्टर्ड है। आपको आगे पढ़ने की जरूरत है, आगे पढ़ने की जरूरत है। जब इंडियन नो कंपनी मैम। है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं कि काम कहाँ से चल रहा है, कहाँ से नहीं चल रहा, कुछ नहीं, क्योंकि इंडियन कंपनी है तो डायरेक्टली इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे देखो क्या लिखा है बुक वाले ने, कि इसके जो 50% शेयर होल्डर्स हैं वो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, वो फॉरेन सिटीजन्स हैं। भाई फॉरेन सिटीजन्स हो या नहीं हो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है, हमने कंपनी में क्या देखना है कि वो इंडियन कंपनी है कि नहीं। अगर है तो डायरेक्टली आपका आंसर है कि दिस कंपनी इज रेजिडेंट। 10 XYZ लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब पता क्या होता है, रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है ये कंपनी। अगर सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, फर्स्ट आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फॉरेन कंपनी है। अब अगर ये फॉरेन कंपनी है तो आप इसको डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट नहीं कह सकते, आपको इसके अफेयर्स देखने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना ही पड़ेगा। सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है विद जो इसके 50% शेयर होल्डर्स हैं इंडियन सिटीजन्स हैं। भाई यहाँ पे तो हमने सिटीजन्स की बात ही नहीं करी, यहाँ पे तो हमने शेयर होल्डर्स की बात ही नहीं करी। करिए कहीं पे शेयर होल्डर्स की बात, तो ये बेमतलब आपको कंफ्यूज कर रहा है शेयर होल्डर बोल के। ठीक है, हमें तो किस चीज से मतलब है, हमें तो इस चीज से मतलब है कि जो बिजनेस है वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। बिजनेस इज होली कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, पूरा का पूरा बाहर से कंट्रोल हो रहा है। क्या हुआ? सो XYZ लिमिटेड इज नॉन रेजिडेंट। अगर यहाँ पर पार्शियली भी होता, अगर यहाँ पर पार्शियली भी होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, तो भी ये नॉन रेजिडेंट ही होता। एंड लास्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन। जो भी रह गए, जो कोई भी रह गया अब, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। या तो आर होगा या एनआर होगा। आर कब? होली पार्शियली फ्रॉम इंडिया,
And NR? Wholly outside India. That's it in residential status. सिर्फ एक कंपनी के केस में होली और पार्शियली यहाँ पर इकट्ठा है आउटसाइड इंडिया. बाकी जहां पे भी हमने आउटसाइड इंडिया की बात करी है वहां पर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया की बात करी है. सो दिस इज ऑल इन रेजिडेंशियल स्टेटस. इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आपसे अकेला भी पूछा जा सकता है और इसकी इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस भी पूछे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. और आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अलग अलग पर्सन्स में बताइए कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. So the most important is residential status of an individual. कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए.